अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज का वीलॉग शुरू करने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैंने महसूस की। मैं कुदरत के साइंस को मानता हूं। 6 सितंबर का 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आ जाना मुझे लगता है कुदरत का एक साइन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से खुश है, पाकिस्तान की बहादुरी से खुश है, पाकिस्तान का इंसाफ की साइड पे खड़े होने से खुश है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि हमारा इतना मुतबर्रिक दिन और हमारा यौम दिफा एक ही दिन आ गया। बहरहाल ये चीज़ शायद आपने भी नोट की हो, अगर की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, आज का वीलॉग फिर शुरू करते हैं। तो आज के वीलॉग में जो हमारे पास खबरें हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि बनियान अल मरसूस के हवाले से पाकिस्तान के वाइस एयर मार्शल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या है ये डिटेल से आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे आपको कि अब तक सैलाब में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान कितना हुआ है, माली नुकसान कितना हुआ है, ये डिटेल्स आज आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं, और ये बहुत सीरियस हाई अलर्ट है। और ये पाकिस्तान की एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ जगह है। आज हम आपको जगहों के नाम ले लेके बताएंगे कि कौन सी जगह हैं जहां पे आपको अब बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, बहुत शदीद किस्म का फ्लड और बारिशें आ सकती हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी जी, एक और बहुत दिलखराश वाकया पेश आया है। कश्ती डूब गई जिसके अंदर 5 अफराद जो पाकिस्तान के थे वो जहां बहक हो गए। दरियाए चनाब का ये वाकया है, इसमें भी डिटेल आपको बताएंगे कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। और इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है वो हमारे पास ये है। कहते हैं ना जी, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। हम उसी इंतज़ार में है कि जुल्म हद से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये ख़त्म कब होगा, ये कौन सी स्टोरी है, ये कौन सी खबर है, ये कौन सी परेशान कुन मैं कहूँगा खबर है, ये भी जानिएगा आज के वीलॉग में। और एक और बड़ा अजीबो गरीब सा एक वाक़या हुआ है जी लाहौर के अंदर, जिन्होंने अगवा कर लिया है खातून को। जी, जन्नत अगवा करके ले गए खातून को। ये भी डिटेल से जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो नाजरीन, 6 सितंबर के हवाले से सबसे पहले खबर शामिल करता हूं। 6 सितंबर अब तक गुजर चुका है, हमारा यौम दिफा था। 12 रबीउल अव्वल और 6 सितंबर एक ही दिन थे। और ये हमारे लिए या मेरे जैसे इंसान के लिए ये साइन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से खुश है। और जब इतना मतबर्रिक दिन और पाकिस्तान का यौम दिफा एक ही दिन हम मना रहे होते हैं तो यकीन माने किसी मुसलमान के लिए या किसी पाकिस्तानी के लिए ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, वो एक जज्बाती लम्हात हो जाते हैं। अभी बनियानुल मरसूस के हवाले से 6 सितंबर की तकरीब हुई, और ये चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब थी कराची में, जिसमें हमारे एयर वाइस मार्शल शहरयार खान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि बनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा कर दी कि जो 6 सितंबर 1965 को हुआ था बनियानुल मरसूस, उसी की एक झलक नजर आया। और वही बहादुरी और वही सब कुछ नजर आया पाकिस्तानी कौम के अंदर जो 1965 6 सितंबर की तारीख को हुआ था। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने की, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया को हिला के रख दिया, और इंडिया की शायद अभी भी टांगे कांप रही होंगी ये सुन के कि अगली बार अगर इंडिया ने कोई भी ऐसी हरकत की तो जो स्कोर है, जो जहाजों के गिरने का स्कोर है, वो 6-0 नहीं, वो 60-0 होगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने जहाज ज्यादा लॉक किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 6 जहाजों को टारगेट किया, उन 6 जहाजों को टारगेट किया जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ फायर किया था। यह भी आप एक एक्यूरेसी देखें कि पाकिस्तान के पास इतनी एक्यूरेसी मौजूद थी कि जो जहाज टारगेट करके वापस जा रहे थे हमला करके, सिर्फ उन जहाजों को गिराया गया, बाकी जहाजों को स्पेयर कर दिया गया। लेकिन इस दफा जो इंडिकेशन है वो बहुत ही सीधी है कि अगली बार आए या ऐसी कोई हरकत की तो हम आपके 60 जहाज गिरा देंगे। और अब यकीन माने एक चीज का कि हमारी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है, जब हमारे ऑफिशियल्स जब बात करते हैं तो वो कोई ख्याली या सिर्फ वही एक ऐसी बात नहीं होती कि एक मिसाल पेश की जा रही है। अगर 60 कहा जा रहा है तो ये 60 होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एक कैपेसिटी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई भी हमलावर आता है, इंडिया हो या कोई भी हो, तो उसके जहाज गिराना या इतनी बड़ी तादाद में जहाज गिराना भी पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच चुकी है। पहले ही पाकिस्तान ने कहा था कि हमने तो अभी सिर्फ अपनी 10% टेक्नोलॉजी आपको दिखाई है, 90% तो अभी बाकी है। तो इंडिया को होश के नाखून जरूर लेने होंगे कि अगली हरकत अगर कभी वो करने का सोचे तो पाकिस्तान अब क्या सोच के बैठा है। पाकिस्तान बहुत सीधा सोच के बैठा है कि अब की बार कोई लिहाज नहीं होगा और इस दफा मुंह तोड़ दिया जाएगा और वो हशर किया जाएगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा और कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जाएंगी। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही हमारा जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी वार्निंग्स के हवाले से। मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको सैलाब की तफसीलात भी बताऊंगा जी कि अब तक कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जो वार्निंग्स हैं ये बहुत ही सीरियस वार्निंग है। एक तो जी इस्लामाबाद और पंजाब के जो शुमाली इलाका जात हैं, यहां पे शदीद बारिश और अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो
मतवक्के है। अर्बन फ्लडिंग मीन्स के शहरों के अंदर भी सैलाब आ सकता है, इतनी बारिश होगी कि वो सैलाब की सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। पिछले दिनों गुजरात में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे गुजरात के अंदर पानी आ गया था। तो ये अब इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब के शुमाली जो इलाके हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि यहां पे ये होगा, और ये बहुत कोई दूर की बात नहीं है, ये अगले कोई 2 से 6 घंटे के अंदर की वार्निंग है। और इसके अंदर गलियात शामिल हैं, अटक शामिल है, चकवाल शामिल है, जेहलम शामिल है। यहां पे मूसलाधार बारिश होगी और लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, और इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वो भी इस खतरे के अंदर शामिल है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तो ये बहुत ही एक सीरियस वार्निंग आई है जी एनडीएमए की जानिब से। और उसके बाद जी अब आपको अगली डिटेल बताते हैं, ये भी बहुत परेशान कुन है। इनफैक्ट हमारा ज्यादा बड़ा इलाका खतरे में आने जा रहा है। कराची में तेज बारिशों का इम्कान है जी, और ये 10 सितंबर तक ये चलेगा। ये आज से लेके 10 सितंबर तक इसकी वार्निंग है। भारत के इलाके हैं जी मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पे जो कम दबाव था हवा का, वो ताकतवर होने की वजह से जो हमारा सूबा सिंध है वहां पे शदीद बारिशों का अब अलर्ट जारी कर दिया गया है जी। और ये कौन कौन से इलाके होंगे सिंध के, मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं। थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सांगड़ है, खैरपुर है, बेनजीराबाद है, मटियारी है, टंडू आदम खान है, टंडू अलायार, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, ये तमाम इलाके तकरीबन समझे पूरा सूबा सिंध इसके अंदर शामिल है। तो कराची और कराची के साथ पूरा सूबा सिंध इस वक्त शदीद खतरे में है, जहां पे शदीद बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है। और जितने भी हमारे लोग इस वक्त चाहे वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं या जो इलाके जिन जिन का मैंने नाम लिया है वहां पे मौजूद हैं, तो अपने एक तो हिफाजती इंतजामात इस हवाले से कर लें कि अगर पानी अचानक आ जाता है तो अपनी बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ खुराक इस तरह की ज़ख़ीरा कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता उनका घर या उनका इलाका फ्लडेड हो जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उन्हें गुजारा कैसे करना है। जो भी इंतजाम मुमकिन हो सके वो करें। हुकूमत या एनडीएमए तो ऑलरेडी उनके लिए कर रही है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पे अचानक खुदा ना खास्ता कोई तबाही आ जाती है तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आम शहरियों की, मेरी और आपकी जिम्मेदारी इसके अंदर बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा है जिसपे अगला स्पेल डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला है, और हमें इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हमने जो भी पिछला सैलाब ही हम पूरी तरह से नहीं भुगत पाए, अभी उसका मतलब रेस्क्यू चल रहा है, रिहेबिलिटेशन तो शुरू ही नहीं हुई थी कि दूसरे स्पेल्स दोबारा आने शुरू हो गए। इसी तरह से एक रेस्क्यू के दौरान की ही स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में मुल्तान के करीब यह इलाका है, यहाँ पे दरियाए चनाब में जो सैलाब आया हुआ है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कश्ती गई जिसमें 20 अफराद सवार थे। और शदीद पानी का जो रफ्तार थी और जो पानी का आप ये कह सकते हैं कि जो लहरें थी, उन्होंने इस कश्ती को डबो दिया, और इसमें 5 अफराद जो हैं जी वो जहाँ बाक हो चुके हैं अब तक, जिसमें 80 साला खातून हैं और उसमें एक 6 साला फातिमा बीबी हैं, 7 साला आमिर हैं, 3 साला महनूर हैं, 6 माह और 3 माह के 2 बच्चे हैं। जो 80 साला खातून है इनका नाम बख्त बीबी है। तो ये नुकसान हुआ है जी पाकिस्तान के। आज आम शहरी इस सैलाब में इस तरह से अचानक जो है उनका जानी नुकसान हो गया, और इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तानी पूरी कौम रंजीदा भी है, और सीएम जो है वो इस पर कॉल्स वगैरह करके इन्वेस्टिगेशन भी करवा रही हैं कि ये किस वजह से हुआ और ये कैसे मजीद इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। क्योंकि जब इतना बड़ा सैलाब आया होगा तो डेफिनेटली कश्तियाँ चलेंगी। और एक मामला एक और भी है कि हमने, क्योंकि इस तरह के सैलाब इस पैमाने पे कभी, या कह सकते हैं बड़े अरसे से हमने भुगते नहीं हैं, तो उसकी वजह से अब यह है कि कश्तियाँ चलाना या किस तरह की कश्तियाँ होना चाहिए, ये भी क्वेश्चंस उठेंगे कि कौन सी सेफ आपकी बोट्स हैं जो आराम से सैलाबी पानी में ट्रैवल कर सकें। क्योंकि ये आम पानी नहीं है, ये सैलाबी पानी है, और सैलाबी पानी के अंदर कश्ती चलाना बाकायदा एक मुश्किल काम होगा, और बहुत ही माहिर लोग इसे कर सकेंगे। और कश्ती कितनी मजबूत है, ये सेफ है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। ये डेफिनेटली अब इन चीज़ों को आगे जाके देखा जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। आपको अभी तक की मैं तफसीलात बताने जा रहा हूं कि अभी तक जो सैलाब आया पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, उसमें क्या क्या अभी तक नुकसान हो चुका है। इस सैलाब में अभी तक 907 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 1044 अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। अब अगर इसकी कैटेगराइजेशन करके आपको बताऊं कि किस इलाके में कितना हुआ है, तो सिंध में 58 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 78 ज़ख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हैं, 5 ज़ख्मी हैं। गिलगित बल्दिस्तान में 41 जाँ बहक है, 52 ज़ख्मी हैं।
کشمیر میں 38 افراد جاں بحق ہیں اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ 7,848 مکانات کو ابھی تک نقصان پہنچ چکا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہدم ہو گئے، اور 6,180 جانور ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں اس سیلاب میں۔ اب ہم جب جانوروں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایک چیز کو صرف شاید ہم ایک جانور کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، انسانی نقصان تو نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے، لیکن یہ جو جانور ہیں یہ بھی کچھ انسانوں کی زندگی ہوتے ہیں۔ یہ جانور جب کسی کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں شاید معلوم بھی نہیں ہوگا یہاں بیٹھ کے کہ یہ ان لوگوں کی پوری لائف جو ہے نا ان پہ انحصار کر رہی ہوتی ہے، یہی جانور انہیں کما کر دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نقصان بھی کسی بھی فیملی کے لیے یا کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کہ جس طرح شہروں میں جابز کی جاتی ہیں اور پیسہ کمایا جاتا ہے، اسی طرح سے گاؤں میں جو پیسہ کمانے کا طریقہ ہے وہ کھیتی باڑی ہے یا جانور ہیں۔ کھیتی باڑی سیلاب سے متاثر ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے جانوروں کے ڈوبنے سے ان کا ذریعہ معاش شدید متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جب سیلاب ختم ہوگا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے یہ سیلاب کو ڈائریکٹلی فیس کیا ہے ان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یقیناً میری، آپ کی، گورنمنٹ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ری ہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اب ایک خبر جو میں شامل کرنے جا رہا ہوں جی، وہ خبر تھوڑی سی آپ کو حیران و پریشان کر دے گی جی۔ خبر اس طرح سے ہے، لاہور کے علاقے کانا کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مدعی نے مقدمہ درج کروایا جس پہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ خاتون کی بازیابی کا حکم دیا کہ انہیں بازیاب کروایا جائے۔ اس کے اوپر ایک ڈی آئی جی ذیشان حیدر جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان کی سربراہی میں ایک ٹیم قائم ہو گئی۔ یہ مقدمہ یہ تھا جی کہ 6 سال قبل یہ جو مدعی ہے یہ کہتے ہیں کہ 2 بچوں کی ماں فوزیہ بی بی کو جنوں نے اغوا کر لیا تھا، جی جنوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اب جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن یہ کر رہی ہے کہ جی جو جن ہیں وہ کہاں اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہ جس کے لیے یہ واقعہ ہوا ہوگا اس کے لیے ہنسی کا مقام نہیں ہوگا، لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سادہ لوگ جو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں جانتے یا معصوم لوگ ہوتے ہیں، انہیں سمجھانا بھی گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ یہ واقعہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہ شاید اس طرح سے نہ ہو، کچھ اور واقعہ ہوا ہو۔ لیکن کیونکہ سادہ لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن جو ہے نا ان خاتون کو اغوا کر کے لے گیا۔ مدعی نے یہی مقدمہ درج کروایا کہ 6 سال قبل جن اغوا کر کے لے گئے تھے ان فوزیہ بی بی کو جو 2 بچوں کی ماں ہیں۔ اب انویسٹیگیشن جاری ہے، مختلف جو اینگلز پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس خاتون کو بازیاب کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جنہوں نے خاتون کو اغوا کر لیا، لاہور کانا کا یہ واقعہ۔ اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا جی کہ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں۔ غزہ کی یہ سٹوری ہے، 23 ماہ سے جارحیت جاری ہے اسرائیل کی وہاں پہ، ہر گھنٹے میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ یہ سیو دا چلڈرن کی رپورٹ ہے۔ 4 دن پہلے 8 بچے صرف پانی کا انتظار کرتے ہوئے چل بسے۔ میرے پاس شاید الفاظ بھی نہیں ہیں، میں نہیں جانتا اس سٹوری کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا جائے۔ اب تک 20,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، میں صرف بچوں کا فگر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ 20,000 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کی اس جارحیت میں۔ 23 ماہ کی یہ جارحیت ہو چکی ہے، اور جب اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ہر گھنٹے میں ایک بچے کی شہادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، مسلمانوں کی مدد کرے، اور کچھ اس طرح کا ہو کہ یہ جو جارحیت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا حساب ہو۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔